दशकों तक भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई दुर्गम प्रतीत होती थी, जो खून और स्मृति में अंकित थी, जब तक कि लाहौर के अभिलेखागार में गहराई से छिपे एक भूले हुए स्क्रॉल ने एक अलग सच्चाई फुसफुसाना शुरू नहीं किया। साझा वीरता की एक सच्चाई जिसने उनकी कड़वी प्रतिद्वंद्विता की नींव को ही चुनौती दी। यह एक ऐसा सच था जिसे डॉ. अन्या शर्मा, एक प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, और डॉ. तारिक खान, एक मेहनती पाकिस्तानी अभिलेखपाल, सावधानी पूर्वक उजागर करेंगे। उनकी शुरुआती पेशेवर दूरी धीरे धीरे समझ की एक साझा खोज में घुल जाएगी। पुराना हो चुका हुआ पत्र, जो उम्र के साथ कार्द हो गया था, एक अकेले व्यक्ति का चित्रण करता था, जो नहीं हिंदू था और नहीं मुसलमान, जो जलते हुए गांव से बच्चों को बचा रहा था। एक ऐसी छवि जो अंततः उनके राष्ट्रों के बीच की असंभाव्य दूरी को पाटेगा। इस खाई की कहानी ब्रिटिश राज के अंतिम वर्षों में स्क्रॉल की खोज से बहुत पहले शुरू होती है। विशाल उपमहाद्वीप संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का एक मोज़ेक स्व शासन की प्रबल इच्छा से आंदोलित हो रहा था। फिर भी एकता की सतह के नीचे दरारें गहरी होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया, जो हिंदू बहुमती स्वतंत्र भारत में सीमांतयान के डर से मुस्लिमों के लिए एक पृथक वतन की वकालत करता था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक धर्मनिरपेक्ष एकजुट भारत की कल्पना की, जो सभी धर्मों के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करती थी। स्वतंत्रता की उम्मीदें मादक थीं, लेकिन इसके साथ ही यह डर भी था कि यह क्या ला सकता है। बहसें छिड़ गईं, बातचीत लखा गई, और सांप्रदायिक तनाव, जिसे अक्सर राजनीतिक अवसरवाद और ऐतिहासिक शिकायतों ने हवा दी, सुलगने लगा, जिससे उबलने का खतरा मंडराने लगा। फिर 1947 का वह भाग्यपूर्ण वर्ष आया। ब्रिटिशों की वापसी के लिए उत्सुक होने के साथ उपमहाद्वीप को विभाजित करने का निर्णय लिया गया। सर सिरिल रेडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील जिन्हें भारत का कोई पूर्व ज्ञान नहीं था, को कुछ ही हफ्तों में नई सीमाएं, कुख्यात रेडक्लिफ रेखा, खींचने का काम सौंपा गया था। उनके मनमाने विभाजन, जो अक्सर गांवों, घरों और यहां तक कि खेतों को भी काटते थे, स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले ही घोषित किए गए थे, जिससे लाखों लोग हैरान और भयभीत थे। परिणाम स्वरूप जो अराजकता हुई, वह अभूतपूर्व थी। जो पाकिस्तान बनने वाला था, उसमें हिंदू और सिख, और जो भारत बनने वाला था, उसमें मुसलमान, खुद को जल्दबाजी में खींची गई रेखा के गलत तरफ पाए। मानव इतिहास में सबसे बड़े पैमाने पर प्रवासन शुरू हुआ। निराश शरणार्थियों से भरी हुई ट्रेनें, जिनकी बोगियां अक्सर मौत के जाल में बदल जाती थीं, नई सीमाओं को पार कर रही थीं। गांव जल गए, शहर सांप्रदायिक हिंसा में फट पड़े, और हवा डर और मृत्यु की दुर्गंध से भरी हुई थी। परिवार बिखर गए, घर त्याग दिए गए, और सदियों का साझा जीवन एक क्रूर, बेवकूफी भरी नफरत में बदल गया। मृतकों की अनुमानित संख्या सैकड़ों हजारों से लेकर 10 लाख से अधिक तक थी, और लाखों और लोग विस्थापित हो गए, जो अपने साथ आघात और हानि के अमिट निशान लेकर चल रहे थे। भारत और पाकिस्तान, दो स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म खुशी में नहीं, बल्कि खून और आपसी संदेह में डूबा हुआ था। कश्मीर का अनुलझा मुद्दा, जो कि एक रियासती राज्य था और जिसका विलय विवाद का केंद्र बन गया, तुरंत ही 1947-48 में पहला भारत पाकिस्तान युद्ध छेड़ दिया और दशकों तक कलह की नींव डाली, और एक नासूर भरा जख्म बन गया जो ठीक होने को तैयार नहीं था। हिंसक विभाजन से पैदा हुई प्रारंभिक शत्रुता जल्दी ही राष्ट्रीय नीति और लोकप्रिय भावना में बदल गई। 1950 के दशक और 1960 के दशक की शुरुआत में दोनों राष्ट्रों को राष्ट्र निर्माण से जूझते हुए देखा गया, लेकिन हमेशा अपनी परेशान उत्पत्ति के साए में सीमा की झड़पें अक्सर होती रहीं और राजनैतिक संबंध शीतल बने रहे। कश्मीर के बाद पहला बड़ा टकराव 1965 में हुआ था। कश्मीर को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ गया।
जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ण पैमाने पर युद्ध हुआ। 17 दिनों तक पंजाब में टैंक टकराए और वायुसेनाएं डॉग फाइट में लगी रहीं। दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया, लेकिन संघर्ष एक सैन्य गतिरोध में समाप्त हो गया, जिसके बाद ताशकंद घोषणा हुई, जिसने यथास्थिति बहाल कर दी। हालांकि युद्ध ने दूसरी अवस्था से अस्तित्व के खतरे के वर्णन को और मजबूत कर दिया और संघर्ष के मुशाल में राष्ट्रीय पहचानों को मजबूत कर दिया। पाकिस्तान के अयूब खां और भारत के लाल बहादुर शास्त्री, जिनका ताशकंद में दुहग निधन हुआ, जैसे नेता ऐसे राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहे थे जो एक दूसरे पर गहरे संदेहशील थे। सबसे निर्णायक और विनाशकारी संघर्ष 1971 में आया। पाकिस्तान के भीतर आंतरिक कलह, बंगाली भाषी पूर्वी पाकिस्तान की पश्चिम पाकिस्तानी प्रभुत्व वाली सरकार के खिलाफ शिकायतों से प्रेरित होकर एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई एक क्रूर कार्रवाई के कारण एक बड़ा शरणार्थी संकट उत्पन्न हो गया, जिसमें लाखों लोग भारत भाग गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने बंगाली मुक्ति आंदोलन का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप किया। परिणाम स्वरूप युद्ध त्वरित और निर्णायक था। सिर्फ 13 दिनों में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारत के लिए यह एक शानदार जीत थी, एक रणनीतिक विजय जिसने दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक मानचित्र को नया आकार दिया। पाकिस्तान के लिए यह एक अपमानजनक हार थी, उसके पूर्वी हिस्से का विघटन, जिससे गहरे मनोवैज्ञानिक घाव और भारत के खिलाफ शिकायत की एक नई भावना पैदा हुई। इन युद्धों की मानवीय कीमत बहुत अधिक थी। विकास से कीमती संसाधनों को हटा दिया गया और अविश्वास के एक ऐसे चक्र को कायम रखा गया जिसने पीढ़ियों तक इस क्षेत्र को परिभाषित किया। शीत युद्ध की गतिशीलता ने भी एक भूमिका निभाई, जिसमें भारत सोवियत संघ के साथ और पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन कर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को और जटिल बना रहा था। 20वीं सदी के अंत में प्रतिद्वंद्विता में एक नया भयावह आयाम आया, परमाणु हथियार। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी, जो परमाणु शक्तियों के विशिष्ट क्लब में इसके प्रवेश का संकेत था। पाकिस्तान तेजी से असुरक्षित महसूस करते हुए समानता प्राप्त करने की अनिवार्यता से प्रेरित होकर अपने स्वयं के गुप्त परमाणु कार्यक्रम को तेज किया। दशकों के गुप्त विकास का समापन 1998 में हुआ, जब दोनों देशों ने कुछ ही हफ्तों के भीतर परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की। भारत और पाकिस्तान ने खुले तौर पर खुद को परमाणु हथियार संपन्न राज्य घोषित किया तो दुनिया ने सांस रोककर देखा। इसने एक विरोधाभासी स्थिति पैदा कर दी, एक नाजुक शांति जो पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश के भयानक आधार पर बनी थी। परंपरागत युद्ध का खतरा अब परमाणु विनाश के खतरे से दब गया था, जिससे हर झड़प, हर राजनयिक विवाद अभूतपूर्व खतरे से भरा हुआ था। 1999 में कारगिल युद्ध उच्च हिमालय में एक सीमित लेकिन तीव्र संघर्ष इस अनिश्चित संतुलन की एक स्पष्ट याद दिलाता है, जो चरम परिस्थितियों में लड़ने वाले सैनिकों की बहादुरी को दर्शाता है, लेकिन साथ ही वृद्धि की हमेशा मौजूद रहने वाली क्षमता को भी दर्शाता है। इन राज्य स्तरीय संघर्षों के साथ साथ गैर राज्य अभिनेताओं के उदय और सीमा पार आतंकवाद ने संबंधों को और जटिल बना दिया, अविश्वास की परतें जोड़ दी और वास्तविक संवाद को तेजी से मुश्किल बना दिया। फिर भी इस भू राजनीतिक बवंडर के बीच मानवीय तत्व बना रहा। सीमा से अलग हुए परिवार अक्सर मिलने के गुप्त तरीके ढूंढते थे। संगीत, भोजन और भाषा में साझा सांस्कृतिक विरासत पूरी तरह से बुझने से इनकार करती थी, जो विभाजन से पहले के गहरे ऐतिहासिक संबंधों का प्रमाण था। युद्ध के मैदानों और राजनयिक टेबलों से परे एक और अखाड़ा उभरा, जहां प्रतिद्वंद्विता प्रबल जुनून के साथ खेली गई। क्रिकेट का मैदान। दोनों देशों में लाखों लोगों के लिए क्रिकेट केवल एक खेल नहीं था, यह एक छद्म युद्ध था।
एक बड़े भू राजनीतिक संघर्ष का एक छोटा रूप था। भारत और पाकिस्तान के बीच हर मुकाबला एक उच्च दांव मुठभेड़ बन गया, एक करो या मरो की लड़ाई, जहां राष्ट्रीय गौरव दांव पर लगा था। खिलाड़ियों पर दबाव बहुत अधिक था, अक्सर असहनीयता की सीमा तक पहुंच जाता था, क्योंकि वे 1 अरब से अधिक लोगों की उम्मीदों और चिंताओं को लेकर चलते थे। शारजाह की धूल भरी भूमि से लेकर चेन्नई के ऐतिहासिक स्टेडियमों और विश्व कप के भव्य मंचों तक महान मुठभेड़ सामूहिक स्मृति में अंकित हो गए। जीत का उत्साह असीम था, जिसे आतिशबाजी और सड़क नृत्यों के साथ मनाया गया। हार की निराशा भी उतनी ही गहरी थी, जो अक्सर सार्वजनिक आक्रोश और यहां तक कि पुतला जलाने का कारण बनती थी। टिप्पणीकार और प्रशंसक इन मैचों को ऐतिहासिक प्रतिशोध या राष्ट्रीय वर्चस्व के संदर्भ में परिभाषित करेंगे। फिर भी तीव्र प्रतिद्वंद्विता के बीच खेल भावना के दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण क्षण थे। एक पाकिस्तानी खिलाड़ी एक कठिन हार के बाद एक भारतीय समक्ष को सांत्वना दे रहा था, या एक साझा क्रिकेटिंग दिग्गज का संयुक्त उत्सव। ये क्षणिक उदाहरण एक अलग भविष्य की झलक पेश करते हैं, एक संभावना की मानवता भले ही संक्षेप में राजनीतिक विभाजनों को पार कर सकती है। यह गहरी शत्रुता और संघर्ष से भरे इतिहास की पृष्ठभूमि में ही खोज शुरू हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक इतिहासकार डॉ. अनन्या शर्मा संयुक्त सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत लाहौर पहुंची थीं, जो विभाजन पूर्व सूफी कविता पर शोध करने के लिए थी। पंजाब प्रांतीय अभिलेखागार के मुख्य पुरालेखपाल डॉ. तारिक खान के साथ उनकी शुरुआती बातचीत औपचारिक, विनम्र लेकिन निर्विवाद रूप से सतर्क थी। अन्या, जिनके अपने दादा दादी विभाजन के दौरान लाहौर से भाग गए थे, एक सूक्ष्म, लगभग अचेतन पूर्वाग्रह रखती थी। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के लेंस के माध्यम से अभिलेखागार को देखती थी। तारिक पाकिस्तान की समृद्ध विरासत पर गर्व करने वाले एक सावधानी पूर्वक विद्वान थे, जो विदेशी शोधकर्ताओं के आदी थे, जो उनके राष्ट्र के अतीत की पुनर्व्याख्या करना चाहते थे। हालांकि उनकी साझा बौद्धिक जिज्ञासा ने धीरे धीरे उनके पेशेवर दिखावे को तोड़ना शुरू कर दिया। एक तपती दोपहर में आन्या को 1940 के दशक के अस्पष्ट भूमि अभिलेखों के अनुरोध में सहायता करते समय तारिक को एक मुहरबंद लकड़ी का बक्सा मिला, जो एक भूले हुए कोने में रखा हुआ था, जिस पर केवल संवेदनशील अवर्गीकृत लिखा था। इसकी सामग्री वह नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी। कुरकुरे आधिकारिक दस्तावेजों और धुंधली पड़ी तस्वीरों के बीच उसे एक निजी डायरी मिली, जो जराजरी छलावरण में बंधी गई थी, और चिट्ठियों का एक संग्रह, सभी उर्दू और गुरुमुखी लिपि में लिखे गए थे, जो 1948 की अशांत प्रधान अवधि से संबंधित थे। लेखक रहीमुद्दीन नामक एक व्यक्ति थे, एक ऐसा नाम जिसे न तो अन्या और न ही तारिक ने प्रमुख ऐतिहासिक वृत्तांतों से पहचाना। जैसे ही उन्होंने डायरी और पत्रों का अनुवाद करना शुरू किया, रहीमुद्दीन की कहानी धीरे धीरे सामने आई, एक ऐसा आख्यान जिसने उनके राष्ट्रों के इतिहास के सरल द्वयाधारी विरोधों को चुनौती दी। रहीमुद्दीन कोई राजनीतिज्ञ, जनरल या राष्ट्रीय ख्याति के धार्मिक नेता नहीं थे। वह एक स्थानीय प्रशासक और एक छोटे मिश्रित विश्वास वाले शहर मीरपुर खास में सामुदायिक बुजुर्ग थे, जो रेडक्लिफ रेखा बनने वाले क्षेत्र के खतरनाक रूप से करीब स्थित था। वह गहरे आध्यात्मिक दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति थे, जो सूफी शिक्षाओं से प्रभावित थे और मानवता की मौलिक एकता में विश्वास करते थे। उनके लेखन ने बढ़ते सांप्रदायिक हिंसा और अपनी मातृभूमि के आसन्न विभाजन पर एक गहरा दर्द व्यक्त किया। उन्होंने खुद को किसी विशेष राष्ट्र या धर्म के सेवक के रूप में नहीं, बल्कि भगवान के सेवक के रूप में और विस्तार से सभी लोगों के सेवक के रूप में देखा। रहीमुद्दीन उसकी डायरी प्रविष्टियों में विभाजन के दौरान जीवन बचाने के लिए किए गए असाधारण प्रयासों का विस्तृत विवरण दिया गया है। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम या सिख के बीच कोई भेद नहीं किया। जब एक हिंदू परिवार को एक मुस्लिम भीड़ ने निशाना बनाया, तो उन्होंने अपने स्थानीय प्रभाव, निष्पक्षता के लिए अपनी प्रतिष्ठा और कभी
कभी इच्छा शक्ति का सरासर बल का इस्तेमाल करके उन्हें अपने घर में आश्रय दिया या उनके सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था की। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक मुस्लिम परिवार को एक सिख या हिंदू भीड़ से बचाने के लिए उसी रणनीति का इस्तेमाल किया। उसने शहर की पुरानी मस्जिद में एक तटस्थ रसोई स्थापित की, जहां सभी धर्मों के घटते हुए लोगों द्वारा योगदान दिया गया भोजन तैयार किया जाता था और साझा किया जाता था, जो आसपास के पागलपन के बीच सांप्रदायिक सद्भाव का एक विद्रोही कार्य था। उन्होंने युद्धरत गुटों के बीच अस्थायी युद्ध विराम कराए, जिससे परिवारों को भागने या अपने प्रियजनों को वापस लाने के लिए शांति के संक्षिप्त अवसर मिले। उनके पत्र विभिन्न अधिकारियों और यहां तक कि उन परिवार के सदस्यों को संबोधित किए गए थे जो पहले ही भाग गए थे, तर्क, करुणा और व्यर्थ रक्तपात को समाप्त करने के लिए विनती करते थे। उसने उन लोगों के नाम, सुरक्षित किए गए मार्गों और मानवता की छोटी छोटी, अक्सर भयावह जीतों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया, जिसका उसने गवाह बना। एक विशेष रूप से मार्मिक प्रविष्टि में वर्णित किया गया है कि कैसे उन्होंने एक मुस्लिम होने के नाते व्यक्तिगत रूप से सिख महिलाओं और बच्चों के एक समूह को दंगा ग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित निकाला, उन्हें भेस बदलकर और छिपे हुए रास्तों के अपने ज्ञान का उपयोग करके केवल वापस लौटने और अपने ही घर को हिंदू चरमपंथियों से खतरे में पाया, जिन्हें उस पर मुसलमानों को शरण देने का संदेह था। उसे हर तरफ से धमकियों का सामना करना पड़ा, फिर भी उसका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने उस पागलपन के बारे में लिखा जो हमें खा जाता है, लेकिन दिव्य प्रकाश की टिमटिमाहट के बारे में भी लिखा जो उन्होंने अजनबियों से अप्रत्याशित दया के कार्यों में देखी, चाहे उनका विश्वास कुछ भी हो। जैसे जैसे अन्या और तारिक गहराई में उतरे, उनका शुरुआती संदेह टूटने लगा। तारिक शुरू में यह सोचकर कि क्या रहीमुद्दीन गैर मुसलमानों की मदद करने के लिए मुस्लिम कारण के प्रति गद्दार थे, उन्होंने खुद को उस व्यक्ति के अटूट नैतिक कंपास से गहराई से प्रभावित पाया। अन्या, जो बंटवारे के दौरान मुस्लिम आक्रमण की कहानियों के साथ बही हुई थीं, को एक मुस्लिम व्यक्ति से निस्वार्थ करुणा की एक कहानी का सामना करना पा, जिसने सबके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने रहीमुद्दीन के खातों को अन्य अस्पष्ट ऐतिहासिक ग्रंथों, स्थानीय लोक कथाओं और यहां तक कि सीमा के दोनों किनारों से भूली हुई पुलिस रिपोर्टों के साथ क्रॉस रेफरेंस किया। उनके आश्चर्य के लिए उन्हें पुष्टिकारक प्रमाण मिला, एक मीरपुर खास के बुजुर्ग का संक्षिप्त उल्लेख जिन्होंने जान बचाई, या एक सूफी संत जिन्होंने सांप्रदायिक उन्माद को धता बताया। रहीमुद्दीन के इरादों की पवित्रता, राष्ट्रीय या धार्मिक पहचान से ऊपर मानवता के प्रति उनकी पूर्ण प्रतिबद्धता निर्विवाद हो गई। उनके साझा बौद्धिक प्रयासों ने धीरे धीरे उनकी व्यक्तिगत बाधाओं को तोड़ दिया। उन्होंने रहीमुद्दीन की आंखों से संघर्ष की मानवीय कीमत को देखना शुरू कर दिया, न कि केवल उन राष्ट्रीय कथाओं के माध्यम से जो उन्हें सिखाई गई थी। उनकी चर्चाएं शुरू में औपचारिक, उत्साही हो गईं, फिर गहराई से व्यक्तिगत हो गईं, क्योंकि वे अपनी खोज के निहितार्थों से जूझ रहे थे। रहीमुद्दीन की विरासत के रहस्योद्घाटन ने भारत और पाकिस्तान दोनों के ऐतिहासिक हलकों में लहरें पैदा कर दी। दोनों तरफ के कट्टरपंथियों से शुरुआती प्रतिरोध होना लाजिमी था। कुछ ने उसकी मंशा पर सवाल उठाए, तो कुछ ने उसकी कहानी को एक विसंगति या यहां तक कि एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में खारिज कर दिया। हालांकि निर्विवाद सबूत, विस्तृत डायरी प्रविष्टियां, पुष्टि करने वाले पत्र और खंडित लेकिन सुसंगत मौखिक इतिहास ने जनमत को प्रभावित करना शुरू कर दिया। रहीमुद्दीन की कहानी ने दशकों से ऐतिहासिक प्रवचन पर हावी रहे सरलीकृत हम बनाम वे आख्यानों के गहन पुनर्मूल्यांकन को मजबूर किया। वह साझा मानवता के प्रतीक बन गए, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दोनों राष्ट्रों को याद दिलाया कि उनके साझा इतिहास के सबसे अंधेरे घंटों में भी व्यक्तियों ने नफरत पर करुणा, विभाजन पर एकता को चुना। रहीमुद्दीन की कहानी से जो अप्रत्याशित सुलह हुई, वह कोई भव्य राजनीतिक संधि नहीं थी, बल्कि एक गहरा मानवीय स्तर का समझौता था। अन्या और तारिक कभी दूर के सहकर्मी, घनिष्ठ मित्र बन गए। उनका बंधन साझा खोज की भट्टी में बना।
उन्होंने एक अभूतपूर्व अकादमिक पेपर का सह लेखन किया, फिर एक व्यापक रूप से प्रशंसित पुस्तक लिखी, जिससे रहीमुद्दीन की असाधारण कहानी सामने आई। उनके काम ने सीमा पार ऐतिहासिक अनुसंधान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और शांति वार्ता में नए सिरे से रुचि की लहर पैदा की। दोनों देशों के विश्वविद्यालयों ने विभाजन और उसके बाद के संघर्षों के दौरान साझा विरासत और मानवीय कार्यों के अन्य अनदेखे धागों को उजागर करने के लिए संयुक्त परियोजनाओं की शुरुआत की। रहीमुद्दीन के उदाहरण से प्रेरित होकर भारत और पाकिस्तान दोनों के व्यक्तियों से युक्त एक छोटे गैर सरकारी संगठन ने वास्तविक सीमा के पास एक तटस्थ क्षेत्र में रहीमुद्दीन शांति और मानवता केंद्र की स्थापना की, जो दोनों तरफ के नागरिकों के लिए सुलभ है। यह संवाद, कला, साझा भोजन और अपने लोगों के जटिल, आपस में जुड़े इतिहास को याद करने का स्थान बन गया, न कि केवल संघर्ष के इतिहास को। केंद्र ने संघर्ष समाधान, साझा परंपराओं का जश्न मनाने वाले सांस्कृतिक त्योहारों और युवा पीढ़ी के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों पर कार्यशालाएं आयोजित की, जिसमें उन्हें उनके अतीत की अधिक सूक्ष्म और सहानुभूतिपूर्ण समझ सिखाई गई। सालों बाद डॉ. अन्या शर्मा और डॉ. तारिक खान शांति और मानवता केंद्र में रहीमुद्दीन के लिए नए अनावरण किए गए स्मारक पर एक साथ खड़े थे। स्मारक में रहीमुद्दीन को दर्शाया गया है। उनकी बाहें फैली हुई हैं, जो सभी धर्मों के बच्चों को ढाल रही हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा, एक मौन स्वीकृति, लंबी यात्रा की, प्रारंभिक संदेह की, सावधानीपूर्वक शोध की और उनकी खोज के गहरे प्रभाव की। उनके राष्ट्रों के बीच खाई बनी रही, लेकिन रहीमुद्दीन इस कहानी ने एक महत्वपूर्ण पुल बनाया, एक साझा मानवता का सूत्र जो उम्मीद प्रदान करता है। इतिहास जटिल है, जो छाया और प्रकाश से भरा है। इसके सबसे अंधेरे अध्यायों में भी साहस और करुणा की कहानियां हैं। ये कहानियां समझ और सहानुभूति की ओर एक मार्ग प्रदान करती हैं। शायद एक दिन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति हो,